नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद संजीव पर। और मैं संजीव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट और एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 को पढ़ चुके थे। आज के वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस एक्ट का उद्देश्य क्या है। ठीक है, देखिए, भारत में कंपनी के प्रशासन को अधिक सक्षम और उत्तरदायी बनाना ही इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था। देखिए, कई लोग ये बताते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई थी उसे दूर करने के लिए ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था, जबकि ये बिल्कुल गलत है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई थी उसको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया था। लेकिन ये 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसको उन कमियों को दूर करने के लिए नहीं लाया गया था, बल्कि इसे इसलिए लाया गया था कि कंपनी में जो भारत में जो कंपनी का प्रशासन है इसको अधिक सक्षम बनाया जा सके और साथ ही साथ उत्तरदायी बनाया जा सके। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या थी इसको देखते हैं। कंपनी में वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक पृथक करना, यानी अलग अलग करना। पहले क्या था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हम पढ़े थे कि एक निदेशक मंडल था और यही सब कुछ देखता था, वाणिज्यिक मामला भी और राजनीतिक मामला, मतलब दोनों का नियंत्रण की देखरेख इसी के हाथ में था। लेकिन ऐसा नहीं है। अब 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में यह व्यवस्था कर दिया गया कि अब व्यापारिक मामलों की देखरेख जो है निदेशक मंडल करेगा और यह राजनीतिक मामला जो है इसका प्रबंधन और नियंत्रण बोर्ड करेगी। ठीक है, दूसरी व्यवस्था क्या की गई कि जो नियंत्रण बोर्ड है इसको ये शक्ति दे दिया गया कि अब वो नागरिक, सैन्य और राजस्व इन सभी मामलों का अधीक्षण और नियंत्रण कर सके। ठीक है, नेक्स्ट, चौथी विशेषताएं क्या थी कि गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। हमने आपको बताया था ना कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक परिषद का गठन किया गया था और उस परिषद में 4 सदस्य थे। लेकिन इस पिट्स इंडिया एक्ट में क्या प्रावधान किया गया कि उन सदस्यों की जो संख्या 4 थी उसको घटाकर 3 कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि भारत में अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। अब ये क्या है, देखिए इसको जानते हैं क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारे यहाँ पर यानी कि भारत में कोई भी अंग्रेज अधिकारी गलत तरीके से काम करता है तो उसके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। तो उसके ऊपर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की गई। ये पिट्स इंडिया एक्ट में ऐसा प्रावधान किया गया। ठीक है, उसके बाद और एक विशेषताएं क्या थी कि मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे इसकी सहायता के लिए भी 3-3 सदस्यों की परिषद का गठन किया गया। सदस्य तो 3-3 ही रहेगा, हमने आपको बता दिया 4 से घटा के 3 कर दिया। तो अब मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे उसकी सहायता के लिए भी एक एक परिषद बनेगा और सभी परिषद में 3-3 सदस्य होंगे, ऐसा प्रावधान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, पहली बार कंपनी के क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। यानी इस अधिनियम में पिट्स इंडिया एक्ट में पहली बार ऐसा है जब कंपनी के क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। यानी कि जहाँ जहाँ कंपनी का अधिकार था जिस क्षेत्र पर, उस क्षेत्र को कंपनी का क्षेत्र ना कह करके उसे ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, यानी ब्रिटिश सरकार का क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण ब्रिटिश सरकार का हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंपनी थी यहाँ जो कार्य कर रहे थे और जो उसका प्रशासन चल रहा था उस पर नियंत्रण हो गया किसका, ब्रिटिश सरकार का। तो ये थे पिट्स इंडिया एक्ट जो कि हम लोगों ने भी पढ़ा 1784 का। अभी देखिए क्या हुआ, हम लोग पढ़ेंगे 1786 का अधिनियम, जस्ट उसके 2 साल बाद ही ऐसा हुआ। अब आप सोचिए ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गया कि 2 साल के बाद ही नया अधिनियम आ गया, 1784 के बाद 1786। तो ऐसा कोई विशेष ज़रूरत इसकी नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था
इसको भारत भेजा जा रहा था वायसराय बना करके कि आप जो है भारत जाइए, सॉरी गवर्नर जनरल बन के, वायसराय नहीं, भारत का गवर्नर जनरल बना करके भारत भेजा जा रहा था। तो गवर्नर जनरल बनने से पहले कॉर्नवालिस ने कुछ शर्तें रखी कि हम तो जाएंगे ज़रूर भारत में वायसराय गवर्नर जनरल बन के, लेकिन हमारे कुछ शर्तें हैं। तो ब्रिटिश संसद में बोला ठीक है भाई क्या शर्तें बताओ। तो कॉर्नवालिस ने कहा हम वहाँ जाएंगे ज़रूर, लेकिन हमको कुछ अधिकार चाहिए, विशेष अधिकार। बाकी गवर्नर जनरल को पहले ये अधिकार था या नहीं था उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हम जाएंगे तो हमको कुछ विशेष अधिकार चाहिए। और वो अधिकार ये है कि जो वहाँ पर मुख्य सेनापति होगा, प्रधान सेनापति, उसका पूरा अधिकार हमको चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कोई युद्ध करना चाहें, सेनापति बोलेगा नहीं नहीं हम नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो हम फैसला लेंगे वो होना चाहिए, यानी सेनापति का अधिकार भी हमको चाहिए। और क्या कहा गया कि हम वहाँ जो है अपना गवर्नर जनरल की सहायता के लिए जो परिषद बनाया गया है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम परिषद की हर बात को मानने के लिए बाध्य होंगे। जो परिषद बोलेगी वो हमको मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हम अपनी बातों को करना चाहेंगे कर सकते हैं, भले ही वो परिषद खुश हो या ना हो। तो कुछ इस तरह की शर्तें कॉर्नवालिस ने रख दिया। किसके सामने रख दिया? संसद के सामने। तो चलिए जानते हैं 1786 के अधिनियम की क्या विशेषताएं थी और उसका उद्देश्य क्या था। चलिए सबसे पहले देखते हैं उद्देश्य। तो इसका मुख्य उद्देश्य वही है जो मैंने आपको बताया अभी और लिखा भी है कि कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल के पद के लिए तैयार करना, यानी कॉर्नवालिस को तैयार करना कि भारत में वो गवर्नर जनरल बन करके जाए, यही उद्देश्य था 1786 के अधिनियम का। ठीक है, अब देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या थी, यानी इस अधिनियम में क्या लिखा गया। पहला बात कि गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति का अधिकार दिया गया। कॉर्नवालिस तो यही चाह रहा था कि हम गवर्नर जनरल बन के भारत तब जाएंगे जब वहाँ का जो प्रधान सेनापति है, जो मुख्य सेनापति है, उसका अधिकार हमें मिलना चाहिए। उसी को दूसरे शब्दों में भी कहता है कमांडर इन चीफ, यानी कि कमांडर इन चीफ का भी अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया। जब कॉर्नवालिस यहाँ आया तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को यह मुख्य सेनापति का अधिकार मिल गया था। ठीक है, दूसरी बातें क्या थी कि विशेष परिस्थिति में गवर्नर जनरल पर परिषद के निर्णय की बाध्यता समाप्त कर दी गई। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब ये है कि यदि कोई ऐसी विशेष परिस्थिति आ जाती है, कभी युद्ध हो जाता है या और भी कोई विषम परिस्थितियां आ जाती है, तो गवर्नर जनरल ये बाध्य नहीं है कि परिषद की हर बात को माने। वो यदि परिषद कोई निर्णय लेती है तो ये बाध्यता ख़त्म कर दिया गया कि गवर्नर जनरल मानेगा। गवर्नर जनरल चाहे तो मान सकता है, गवर्नर जनरल को यदि लगे कि नहीं मानना है तो वो बात नहीं मान सकता है परिषद का। ये विशेष परिस्थिति में, ऐसा नहीं कि सभी बात को बोलेगा हम नहीं मानेंगे, ऐसी बात नहीं है। विशेष परिस्थिति में चाहे तो नहीं मान सकता है, ऐसा प्रावधान किया गया इस अधिनियम में। यानी दो विशेषताएं दी गई इसमें। पहला तो ये कि गवर्नर जनरल को सेनापति का अधिकार दिया गया, और दूसरी बात ये कि जब कोई विशेष परिस्थिति आएगी तो गवर्नर जनरल परिषद के निर्णय को नहीं मान सकता है, अवहेलना भी कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग 1786 के अधिनियम को भी जान गए। अगले अध्याय में हम लोग फिर पढ़ेंगे 1793 के अधिनियम को, फिर आगे 1813, 1833, 1858 इस तरह से ख़त्म करेंगे। तो हमको लगता है कि हमारी ये वीडियो आप देख करके अच्छा फील कर रहे होंगे और आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। हम इतने सरल भाषाओं में बताने की कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को देखें और इसके साथ ही साथ एक नोट्स बना लें। इसी तरह से 1786 का अधिनियम लिखें, उसके क्या उद्देश्य थे उसको लिखें और उसकी विशेषताओं को लिखें। हाँ, हमने थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स बनाया है, जैसे गवर्नर जनरल मुख्य सेनापति का अधिकार यहाँ पे लिख दिया है। गवर्नर जनरल मुख्य सेनापति का अधिकार, आपको लिखना है पूरा लाइन कि गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति का अधिकार दिया गया। विशेष परिस्थिति में गवर्नर जनरल परिषद के निर्णय को नहीं मान सकता था। इस तरह से आपको पूरा लाइन लिखना है, तो एक अच्छा खासा नोट्स तैयार हो जाएगा। आप उसे रिवीजन कर सकेंगे, अच्छे से पढ़ भी सकेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए अधिनियम को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।